Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Operation Urja Suraksha, important from our syllabus GS paper to international relations point of view. करंट न्यूज ये है कि इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है नियर गल्फ ऑफ ओमान। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य है जो भी हमारी एनर्जी सप्लाई है, कार्गो शिप बेस्ड एनर्जी सप्लाई है जिसके थ्रू क्रूड ऑयल या एलएनजी भारत में लाया जा रहा है, उन एनर्जी सप्लाईज को सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनको सेफ ट्रांजिट इंश्योर कराना इन द पर्सियन गल्फ टू द इंडियन कोस्ट। तो ये जो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है इंडियन नेवी ने शुरू किया, इसमें 3 मुख्य फीचर हैं। एक तो एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू द कार्गो वेसल्स बाय द इंडियन नेवी, और वो एस्कॉर्ट भी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इस एस्कॉर्ट में डिस्ट्रॉयर सर्विसेज होंगे, मतलब डिस्ट्रॉयर शिप्स होंगे इंडियन नेवी के, फ्रिगेट्स होंगे, साथ ही साथ एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन नेवी हमारे जो कार्गो वेसल्स हैं, मर्चेंट जो इंजीनियर्स हैं या मर्चेंट कैप्टन्स हैं, उनको गाइड भी करेंगे कि क्या सेफ रूट लिया जा सकता है टू रीच द इंडियन कोस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड थ्रेट्स लाइक सी माइंस या इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन। क्योंकि अभी ये जो गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत सारा डिसरप्शन है। यहाँ पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे कि पायरेट्स फ्रॉम सोमालिया वगैरह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दे माइट ऑल्सो कंडक्ट अटैक, पायरेसी अटैक ऑन द मर्चेंट वेसल्स। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा। ये सिंपल सा टॉपिक है, इसके बेसिस पे एक सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about 14th Ministerial Conference of WTO. Very important topic for this year. Prelims, mains, हर perspective से important है। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. WTO के बारे में पहले समझते हैं क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। WTO इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के लगभग 98% मेंबर्स कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। लगभग 166 कंट्रीज जो हैं दुनिया के, वो WTO का हिस्सा है। WTO को बनाया गया था 1995 में एंड इंडिया इज अ मेंबर कंट्री राइट सिंस इट्स इंसेप्शन। WTO का हेडक्वार्टर है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO किस कॉन्टेक्स्ट में बना है पहले वो समझते हैं, फिर देखेंगे WTO क्या रोल प्ले करता है। सो देखिए, हाउ एंड व्हाई WTO वाज क्रिएटेड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। कोल्ड वॉर का टाइम था 1945 से लेकर के 1991 तक। इट वाज मेनली अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन 2 पावर ब्लॉक्स, US एंड USSR ब्लॉक। कोल्ड वॉर को अगर ध्यान से देखा जाए तो इट वाज एन आइडियोलॉजिकल conflict between the idea of liberalism and socialism. US and its allies were representing liberal idea, जबकि USSR representing socialist idea. अब ये लिबरल और सोशलिस्ट आइडिया जो है अपने आप में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से हैं, विच हैव देयर ओन इकोनॉमिक पॉलिटिकल अप्रोचेस, डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अप्रोचेस। हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक अप्रोचेस सजेस्टेड बाय लिबरल एंड सोशलिस्ट मॉडल। यू सी, लिबरल मॉडल में जो इकोनॉमी होता है दैट इज गाइडेड बाय एडम स्मिथ्स सजेशन, दैट इज फ्री मार्केट मॉडल, जबकि वहीं सोशलिस्ट मॉडल में द इकोनॉमिक सिस्टम इज गाइडेड बाय सजेशंस ऑफ कार्ल मार्क्स, स्टेट कंट्रोल्ड, नीड बेस्ड प्रोडक्शन एंड ऑल। तो जो कोल्ड वॉर का कन्फ्लिक्ट था वो ऊपर ऊपर से तो देख करके आपको प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट दिखेगा, बट असल में इट वाज एन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 डाइवर्जिंग आइडियोलॉजीज, सोशलिस्ट एंड लिबरल।
US representing liberal ideas, free market model suggested by Adam Smith, and USSR representing socialist ideas, state controlled economy, need based production as suggested by कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब 1991 में यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड इट इज बिलीव्ड दैट कोल्ड वॉर ended with defeat of USSR and victory of US। तो इसको एक तरीके से विक्ट्री ऑफ मार्केट मॉडल भी देखा गया ओवर सोशलिस्ट मॉडल, कि सोशलिस्ट मॉडल उतना अच्छा है नहीं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, मार्केट मॉडल अच्छा है। मार्केट मॉडल वर्क्स ऑन द आइडिया ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और मार्केट मॉडल ही बेहतर है लॉन्ग रन में, वो ज़्यादा सेंसिबल प्लान है। ऐसा एक तरीके से वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनने लगी आफ्टर 1991, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अगर सोशलिस्ट मॉडल अच्छा होता तो यूएसएसआर जीतता, लेकिन अगर अमेरिका जीता इसका मतलब मार्केट मॉडल अच्छा है। 1991 के बाद से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड कोल्ड वॉर के एंड के बाद से दुनिया भर के देशों में एक कंसेंसस से बनने लगी, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बनने लगी, जिसको नाम दिया गया वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस सिंपली रिप्रेजेंट्स दैट वर्ल्ड कंट्रीज वे आर नाउ अलाइनिंग डेवलपिंग ए कंसेंसस इन फेवर ऑफ मार्केट मॉडल, कि हाँ ये मॉडल ही अच्छा है। और कई सारे देशों में फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, जिसको कहा गया है, जनरल टर्म है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। भारत के अंदर इस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को नाम दिया गया है एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो भारत के अंदर जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया 1991 में, कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या एंड ऑफ कोल्ड वॉर से रिलेट करके इसको देखा जा सकता है। जैसे भारत बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा था 1990s में, उसके बाद इंडिया अप्रोच्ड आईएमएफ, उसके बाद भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट किया। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोल्ड वॉर में यूएसएसआर वाज इमर्जिंग टू बी सुपीरियर, तो भारत फिर आईएमएफ को क्यों अप्रोच करता, भारत फिर यूएसएसआर से हेल्प लेता, और इंडिया वुड हैव कंटिन्यूड आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम यूएसएसआर, इंडिया वुड हैव कंटिन्यूड टू मेंटेन इट्स प्रीडोमिनेंटली सोशलिस्ट मॉडल जो पहले से हमारा था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। वैसे ऑफिशियली हम वर्ड यूज करते थे मिक्स्ड इकोनॉमी, बट इंडियन इकोनॉमी 1991 से पहले तक हेवली स्टेट कंट्रोल्ड थी। लेकिन उसके बाद हमने एक रिफॉर्म्स लाया जिसको कहा गया है एलपीजी रिफॉर्म। तो एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया कुड बी सीन इन लाइन विथ वॉशिंगटन कंसेंसस। पूरे दुनिया भर में कंसेंसस बन रही थी कि मार्केट मॉडल बेहतर है। उसी डायरेक्शन में दुनिया भर के ज़्यादातर देश अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर कर रहे थे, और भारत ने भी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया विथ एलपीजी रिफॉर्म्स। 1995 तक फिर इस वॉशिंगटन कंसेंसस के कारण ही एक कॉमन आइडिया बनने लगा कि जब मार्केट मॉडल अच्छा है तो लेट अस टर्न द एंटायर वर्ल्ड इनटू वन बिग मार्केट, लेट अस डेवलप एन इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ताकि पूरी दुनिया एक बड़ी मार्केट बन जाए। और पूरी दुनिया को एक बड़ा मार्केट बनाने के लिए जरूरी था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो ट्रेड रिलेटेड नियम बनाए, जो पूरे दुनिया भर में यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई हो, तभी जाकर के पूरी दुनिया एक इंटरकनेक्टेड मार्केट में डेवलप हो पाएगी। और इसी आइडिया से गाइडेड होकर के फिर बनाया गया WTO इन 1995। WTO के अंदर अगर हम बात करें तो दो मुख्य स्ट्रक्चर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। हर 2 साल पे WTO के जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज हैं 166 कंट्रीज, उनके यहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है और फिर एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है। उनके देशों से सबके यहाँ से एक एक मिनिस्टर या रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है WTO प्लेटफॉर्म पे, जिसमें इंपॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चा होती है। फिर कंसेंसस की मदद से कोई नया लॉ, ट्रेड रिलेटेड लॉ फाइनलाइज किया जाता है। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में एक बार जब ट्रेड रिलेटेड लॉ फाइनलाइज हो गया तो उसके बाद सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं WTO के, उनको उस ट्रेड रिलेटेड लॉ को फॉलो करना है। अगर नहीं करते हैं तो कोई दूसरा मेंबर कंट्री, जैसे मान लीजिए कंट्री ए WTO के फाइनलाइज किए हुए लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में कोई दूसरा कंट्री बी कंट्री ए के खिलाफ WTO के एपीलेट बॉडी में केस रजिस्टर कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि WTO की
ये जो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज लाइक लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एपिलेट बॉडी इज लाइक जुडिशियल विंग। यहाँ पे नियम बनते हैं और एपिलेट बॉडी में अगर कोई देश नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो ये है मोटा मोटा डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर। इस बात पे थोड़ा फोकस करते हैं कि आखिर डब्ल्यूटीओ पूरे दुनिया को एक बड़ा मार्केट में कैसे कन्वर्ट करेगा। देखिए, पूरी दुनिया को एक बिग मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि एक यूनिफॉर्म ट्रेड नियम बनाए जाए। ट्रेड रिलेटेड नियम जो हों वो यूनिफॉर्म हों जितना हो सके संभव, और सारे देशों के ऊपर उसको यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई किया जाए। यूनिफॉर्म ट्रेड लॉ से होता क्या है कि फ्री एंड फेयर ट्रेड होता है वर्ल्ड वाइड। अदरवाइज देखिए, मान लीजिए चाइना ने अपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भारत के सामान को हम अपने देश में आने ही नहीं देंगे। इस तरीके के अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो फ्री एंड फेयर ट्रेड तो हो नहीं पाएगा। तो ट्रेड रिलेटेड कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, कुछ लॉज होने चाहिए जो सब लोग फाइनल उसको फॉलो करें। तो ये इंश्योर कराता है डब्ल्यूटीओ। दूसरा, अगर यूनिफॉर्म ट्रेड लॉज बनाए गए जो सारे देशों के ऊपर सेम तरीके से एप्लीकेबल होंगे, मोटे मोटे जो नियम होंगे सारे देश फॉलो करेंगे, तो इससे वर्ल्ड विल टर्न इनटू वन बिग मार्केट एंड इट विल इंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड। ये कैसे होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। डब्ल्यूटीओ के पीछे का जो कोर आइडिया है वो समझिए कि हाउ डब्ल्यूटीओ ट्राइज टू टर्न वर्ल्ड इनटू वन बिग मार्केट। देखिए, मार्केट का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड होगा तो उससे क्या होगा? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा, क्योंकि अगर फ्री ट्रेड होगा तो टू फोर्सेज ऑफ मार्केट दैट आर नोन एज इनविजिबल हैंड, डिमांड एंड सप्लाई, विल कम इनटू पिक्चर। Please apply the concepts that I have given you in the first 3 lectures of फाउंडेशन क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्केट के लिए मैंने बताया है कि उसके इनविजिबल हैंड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, एंड दे हेल्प इन मेकिंग बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इवन विदाउट एनी कॉन्शियस प्लानिंग। अब किसी एक देश के अंदर मार्केट होता है, वो एप्पल वाला कॉन्सेप्ट याद करो कि पहले वाले से एप्पल खरीदा, दूसरे से नहीं खरीदा, तीसरा, ऐसे करके फ्री नेगोशिएशन, हिट एंड ट्रायल करके द सेलर वांट्स टू ग्रैब मैक्सिमम money for his product, at the same time buyer wants to buy more and more product for his money। उस चक्कर में overall best utilization of resources happens। अब you see, पूरे दुनिया को अगर एक बड़ा मार्केट बना दिया गया तो क्या होगा? उससे होगा क्या कि वर्ल्ड वाइड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। इस बात को बस समझिए। मान लीजिए कि चाइना और भारत, ये दो देश, चाइना की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वहां पे राइस को ग्रो करने के लिए कॉस्ट आता है ₹20 पर केजी, जबकि वीट वहां पे ग्रो होता है इन एफिशिएंट मैनर ओनली एट ₹10 पर केजी। मान लीजिए कि भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे हम राइस ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं ₹10 पर केजी, जबकि वीट ग्रो करने में हमें ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है ₹20 पर केजी। तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा समझदारी इसमें ये होगी कि चाइना सिर्फ वीट ग्रो करे, क्योंकि चाइना वीट कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से ग्रो कर पा रहा है, और भारत सिर्फ राइस ग्रो करे, और फिर भारत अपनी जरूरत से ज़्यादा राइस ग्रो करेगा और चाइना के अंदर राइस को एक्सपोर्ट कर देगा। चाइना अपनी जरूरत से ज़्यादा वीट को ग्रो करेगा और भारत के अंदर वीट को एक्सपोर्ट कर देगा। मान लीजिए कि पहले भारत 50 केजी राइस 50 केजी वीट ग्रो करता था, चाइना 50 केजी राइस 50 केजी वीट ग्रो करता था, क्योंकि दोनों को 50 केजी राइस और 50 केजी वीट की जरूरत थी। लेकिन कॉस्ट कितना होता? 50 केजी राइस ग्रो करने में चाइना को ₹1000 लगते, 50 केजी वीट ग्रो करने में ₹500 लगते, तो टोटल ₹1500 चाइना का खर्च होता, ₹1500 भारत का खर्च होता। लेकिन अगर दोनों देश अपने अपने यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट ग्रो करे, जैसे चाइना सिर्फ ग्रो करे वीट, भारत सिर्फ ग्रो करे राइस, तो भारत ₹1000 में 100 केजी राइस ग्रो कर लेगा, चाइना ₹1000 में 100 केजी वीट ग्रो कर लेगा। फिर 50 केजी वीट भारत में एक्सपोर्ट कर दे और भारत 50 केजी राइस चाइना में एक्सपोर्ट कर दे, तो टोटल जो प्रोडक्शन पहले 100 केजी राइस एंड 100 केजी वीट कलेक्टिवली हो रहा था एट ₹3000, बाद में वही 100 केजी राइस एंड 100 केजी वीट प्रोड्यूस होगा एट ₹2000। तो दैट इज हाउ
व्हेन देयर इज फ्री ट्रेड, भारत से आराम से ट्रेड, भारत से आराम से राइस चाइना में जा सकेगा और चाइना से आराम से वीट भारत में आ सकेगा। व्हेन देयर इज फ्री ट्रेड देन ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से ग्रो किए जा सकते हैं। दैट इज द आइडिया। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि डब्ल्यूटीओ बनाने के पीछे का लक्ष्य ये था कि पूरे दुनिया को इंटरकनेक्टेड मार्केट की तरह डेवलप कर दिया जाए। अपने आप पूरे दुनिया भर में जहां पे भी जो चीज कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ग्रो हो रही है उसको ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, ताकि वो अपनी लोकल नीड्स को तो फुलफिल करें ही साथ दुनिया में बाकी जगह पे भी एक्सपोर्ट हो पाए। तो हर जगह की जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट होगी वो ग्रो होगी, तो इससे पूरे दुनिया भर में वी विल बी एबल टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। If we turn world into one big market, but in order to turn world into one big market we need to have uniform trade related laws, और उसी कारण से फिर बनाया गया WTO। अब इंटरनेशनल ट्रेड में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले फीचर्स हैं वो मेनली दो हैं। पहला है टैरिफ, एक देश इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है दूसरे देश से आने वाले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल इस केस में चाइना भारत से आने वाले राइस के ऊपर 200% टैरिफ लगा दे मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, भारत के अंदर वो राइस तो ग्रो हो रहा है 10 रुपीज पर केजी का, लेकिन चाइना में वही राइस 30 रुपीज पर केजी हो जाएगा क्योंकि 200% टैरिफ है। दूसरा होता है सब्सिडी, जो ट्रेड बैरियर की तरह काम करता है, फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है। सब्सिडी फॉर एग्जांपल चाइना मान लीजिए वीट को चाइना राइस को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ग्रो नहीं कर पा रहा है, ₹20 पर केजी में ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर चाइना अपने देश के राइस मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी देना शुरू कर दे ₹15 पर केजी, तो चाइना का जो राइस है वो मार्केट में ₹5 पर केजी का हो जाएगा। उस केस में भारत का राइस जो है तो कॉस्ट एफिशिएंट 10 रुपीज पर केजी इन कंपैरिजन विद चाइनीज राइस, येट इन चाइनाज मार्केट भारत का राइस महंगा हो जाएगा 10 रुपीज पर केजी, और चाइना का जो प्रोडक्ट है राइस वो सस्ता हो जाएगा ₹5 पर केजी बिकॉज ऑफ सब्सिडी। तो इसी कारण से देखिए ट्रेड में दो ही मुख्य बैरियर माने जाते हैं, टैरिफ एंड सब्सिडी, और इन्हीं दोनों से रिलेटेड डब्ल्यूटीओ में मेनली नियम बनाए जाते हैं, टैरिफ को नॉर्मलाइज करने का, सब्सिडी को भी नॉर्मलाइज करने का। जीरो नहीं किया जाता है, हर एक देश को आज़ादी है कुछ लिमिट तक टैरिफ लगाने का और कुछ लिमिट तक अपने प्रोडक्ट्स को सब्सिडी देने का, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, बिकॉज दिस एक्सेसिव टैरिफ एंड एक्सेसिव सब्सिडी इज कंसिडर्ड टू बी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, और ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा तो फिर पूरी दुनिया को एक वन बिग इंटरकनेक्टेड मार्केट नहीं बना पाएंगे, और उस केस में जो डब्ल्यूटीओ का लक्ष्य था टू हैव बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द आइडिया। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक बात समझ आई दुनिया को कि मार्केट मॉडल बेहतर है, उसी आइडिया के अराउंड वॉशिंगटन कंसेंसस बनने लगा, फिर पूरे दुनिया को एक मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए डब्ल्यूटीओ बनाया गया जो ट्रेड रिलेटेड यूनिफॉर्म लॉज बनाएगा जो दुनिया के सारे देश फॉलो करेंगे। ट्रेड डिस्टॉर्शन मेनली दो चीज़ों से होता है, टैरिफ से और सब्सिडी से, तो डब्ल्यूटीओ मेनली टैरिफ और सब्सिडी के लिए नियम बनाता है ताकि दुनिया भर में फ्री मार्केट डेवलप हो जाए, ताकि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए वर्ल्ड वाइड। ये है आइडिया बिहाइंड डब्ल्यूटीओ। नाउ लेट अस कम टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय डब्ल्यूटीओ। देखिए डब्ल्यूटीओ को बनवाने में सबसे इंथुजियास्टिक रोल प्ले किया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को उस टाइम में लगता था कि उसकी इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड है, उसके पास एडवांटेज है, तो जब दुनिया इंटरकनेक्टेड होगी तो उसके बाद अमेरिकन कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेच पाएंगी और अमेरिका और ज़्यादा रिच हो पाएगा। तो वैसे तो कंसेंसस बनाया जा रहा है, वाशिंगटन कंसेंसस इन द नेम ऑफ मार्केट इकोनॉमी की सबको फायदा होगा, बट अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि उसको ज़्यादा फायदा होगा। अमेरिका ने बहुत इंथुजियास्टिक रोल प्ले किया। शुरुआत में अमेरिका को फायदा हुआ भी बिकॉज ऑफ इंटरकनेक्टेड मार्केट, लेकिन धीरे धीरे चाइना का राइज शुरू हुआ। चाइना को अमेरिका ने ही कन्विंस करके डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनाया था 2001 में। अब धीरे धीरे चाइनीज इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाने लगी और वो दुनिया भर के मार्केट से इंटरकनेक्टेड भी हो गई बिकॉज ऑफ बीइंग मेंबर टू डब्ल्यूटीओ। अब चाइना जो है वो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर रहा है वाया प्लेटफॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ। प्लस चाइना, अमेरिका को लगा था कि चाइना को डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनाने के बाद चाइना फुल फ्लेजेड अपनी मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करने लगेगा और चाइना के अंदर जो
लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उसके इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, चाइना की सरकार अभी भी छुप छुपा करके बहुत सारा सब्सिडी दे देती है, डंपिंग कराती है, ये सब एक्टिविटी चाइना रोक देगा। लेकिन चाइना हैज कंटिन्यूड टू engage into all the state controlled activities with respect to its economy। खूब सारा सब्सिडी देना, डंपिंग कराना, साथ ही साथ WTO प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके चाइना ने वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका को लग रहा है कि उसने WTO बना करके वहां पे चाइना को ला करके अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। नाउ अमेरिका हैज बिकम वेरी नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू WTO। डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कहते हैं कि WTO स्टैंड्स फॉर वर्स्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ अमेरिका इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डिसरप्ट WTO। उस चक्कर में इन्होंने किया क्या है अमेरिका वाले ने WTO को डिसरप्ट करने के चक्कर में, कि WTO के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिलेट बॉडी होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से फैसला हुआ और अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई एक देश फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर केस रजिस्टर किया जाता है एपिलेट बॉडी में। होता क्या है समझिए, अगर दो देशों के बीच में ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के दो मुख्य तरीके, एक म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन, दूसरा है थ्रू एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन के लिए पहले एक पैनल बनाई जाती है WTO की, और वो पैनल जो फैसला सुनाता है अगर वो दोनों मेंबर को एक्सेप्टेबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उस पैनल के फैसले के अगेंस्ट फिर केस रजिस्टर किया जाता है इन WTO एपिलेट बॉडी, जिसकी मैं यहां बात कर रहा था। अब एपिलेट बॉडी के अंदर 7 मेंबर्स होते हैं और उनका टर्म होता है 4 साल का। एपिलेट बॉडी को फंक्शन करने के लिए कम से कम 3 मेंबर्स की तो कोरम चाहिए ही, कम से कम 3 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। अब एपिलेट बॉडी के जो 7 मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे करके सब रिटायर हो गए, लेकिन अमेरिका ने नए मेंबर्स को वहां अपॉइंट होने ही नहीं दिया। तो आज के टाइम में WTO की जो एपिलेट बॉडी है वो डिसफंक्शनल हो गई है। अब WTO की जो एपिलेट बॉडी नॉन फंक्शनल है 2019 से, बिकॉज US हैज ब्लॉक्ड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मेंबर्स। इस कारण से हो क्या रहा है, क्योंकि वहां कोरम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, 3 का कोरम है, अभी एक भी मेंबर नहीं है। जब कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो एपिलेट बॉडी काम नहीं कर रही। जब एपिलेट बॉडी काम नहीं कर रही तो सारे देश मनमानी कर रहे हैं। अमेरिका अपने मर्जी से टैरिफ लगा रहा है जिस पे जो मर्जी आए, WTO का उसको कोई खतरा है नहीं। चाइना अपने मर्जी से डंपिंग कर रहा है, क्योंकि अगर कोई देश नियम तोड़ रहा है तो आप कंप्लेन कहाँ करोगे, एपिलेट बॉडी में, और एपिलेट बॉडी फंक्शनल है ही नहीं। सो WTO की कमर तोड़ दी इन्होंने। मेनली उसमें रोल है अमेरिका का, इनडायरेक्टली चाइना भी उसमें इन्वॉल्व है। इन लोग WTO को डिसफंक्शनल बना करके जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। उसके अलावा WTO की देखिए एक और बड़ी समस्या है। एक तो है चाइना का राइज, जिस कारण से अमेरिका जो है वो WTO को डिसरप्ट करने में लगा है। मेनली WTO की एपिलेट बॉडी को नॉन फंक्शनल बना दिया गया है। WTO की एक और बड़ी समस्या है, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चरल वीकनेस है। WTO में फैसला लिया गया स्टार्टिंग में जब WTO को बनाया गया तो, कि WTO में जो भी फैसले लिए जाएंगे, ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो कंसेंसस से बनाए जाएंगे, मेजॉरिटी वोटिंग से नहीं, कंसेंसस से। जब तक सारे देश अग्री नहीं करेंगे तब तक कोई नया नियम नहीं बनेगा। अभी जो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, इस कारण से WTO एक पैरालिसिस फेस करता है, वहां पे कोई फैसला हो ही नहीं पाता है। पिछले 30 सालों में, WTO के बनने के 30 सालों में, ओनली 2 मेजर एग्रीमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड एट WTO, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट। तो कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में या ऐसे में एक बात याद रखना, टू मच डेमोक्रेसी एंड टू लेस डेमोक्रेसी बोथ आर डेंजरस। टू लेस डेमोक्रेसी का एग्जांपल है UNSC, जिस कारण से 5 देशों ने UNSC को अपना प्राइवेट क्लब जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रखा है। एंड टू मच डेमोक्रेसी का एग्जांपल है WTO, वहां पे कोई भी फैसला कंसेंसस बेस्ड होगा, अब उस चक्कर में फैसला हो ही नहीं पाता है। नाउ लेट अस कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 2 साल पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है WTO की। तो साल 2026 में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की होगी एट यार्न इन कैमरून। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हो सकती है, ये कल से शुरू हो गई है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, बट किन किन मुद्दों पे चर्चा हो सकती है। तो रिस्टोरेशन ऑफ एपिलेट बॉडी पे चर्चा हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका ये होने नहीं देगा। दूसरा, ई-कॉमर्स मोरेटोरियम इशू, ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी 2-3 दिनों पहले कवर कर चुके थे, कि इंटरनेट की मदद से डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड जो सर्विसेज होता है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का मामला। तो ई-कॉमर्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी का मामला, अभी तक ई-कॉमर्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है।
लेकिन वो टेम्पोररी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी को एक्सटेंड किया जाता है, एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट ड्यूटी को एक्सटेंड किया जाता है 2-2 साल के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका वांट्स दिस मोराटोरियम ऑन ई कॉमर्स परमानेंट, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर अपोजिंग इट। साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल, उसको चेंज करने का डिमांड कर रहा है अमेरिका। तो क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का रूल? देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन ये थोड़ा मिसनोमर है, मतलब नाम से जैसा आपको प्रतीत होता है, रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा अलग है। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ के हिसाब से a member of WTO has to treat every other member of WTO equally। जैसे मान लीजिए एक मेंबर कंट्री ए है, उसने मेंबर कंट्री बी के लिए कुछ कंसेशनल नियम बनाए कि मेंबर कंट्री बी अपना प्रोडक्ट कंट्री ए में आराम से एक्सपोर्ट कर सकता है और ए उस पर सिर्फ 10% ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। तो अब ये जो बेनिफिट ए ने कंट्री बी के लिए नियम बनाए, बेनिफिशियल नियम बनाए बी के लिए, अब यही बेनिफिशियल नियम ए को बाकी सारे मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ के देना होगा, कंट्री सी डी ई। तो बेसिकली अगर आपने कुछ भी कंसेशनल बेनिफिट किसी एक मेंबर कंट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ को दिया तो आपको वही बेनिफिट बाकी सबको भी देना होगा। मीन्स देयर कैन नॉट बी 1 or 2 पर्टिकुलर फेवरेट कंट्री। इफ सम फेवरेबल पोजिशन और treatment is given to one country, that same treatment has to be passed to all other countries of WTO. That is the principle of most favored nation। अच्छा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। अगर 4-5 देश मिलकर के आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का वायलेशन की तरह नहीं देखा जाएगा। प्लस देयर इज ऑल्सो नो फॉर्मल प्रोसीजर फॉर सस्पेंडिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट बिटवीन 2 WTO कंट्रीज। बट कुछ देशों ने एक दूसरे का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को सस्पेंड किया हुआ है। उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है भारत और पाकिस्तान। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने, पहलगाम नहीं, पुलवामा 2019 वाले टेरर अटैक के बाद से भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टैग कैंसिल कर दिया है, साइटिंग सिक्योरिटी रीजंस। पाकिस्तान ने पहले से मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग भारत का छीना हुआ था, साइटिंग सिक्योरिटी रीजन, जबकि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड है नहीं डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे जहां पे सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीना जा सके। बट भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीना हुआ है। तो ये तीसरा पॉइंट है। अभी डब्ल्यूटीओ के अंदर ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला प्रिंसिपल है इसको खत्म करवाना चाहता है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि वो अपने मर्जी से किसी देश को बेनिफिशियल ट्रीटमेंट, किसी देश के ऊपर एक्सेस टैरिफ लगा पाए, उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल हिंड्रेंस की तरह नहीं आना चाहिए। तो ये मामला भी रेज किया जा रहा है अमेरिका द्वारा। फिर है मामला ऑफ प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस साल के लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो पहले प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट समझेंगे एंड देन आईएफटी एग्रीमेंट समझेंगे। देखिए, प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा एक बार फिर से बैकग्राउंड में जाते हैं। डब्ल्यूटीओ को बनाया गया 1995 में, पर डब्ल्यूटीओ जिस एग्रीमेंट की मदद से बना है उस एग्रीमेंट का नाम है मैराकेस एग्रीमेंट, दैट वाज फाइनलाइज्ड इन 1994। तो जो सबसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जिसकी मदद से डब्ल्यूटीओ बनाया गया है, इसमें बोला गया कि डब्ल्यूटीओ कैसे स्ट्रक्चर होगा, उसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा, एपिलेट बॉडी होगी। तो डब्ल्यूटीओ जिस एग्रीमेंट की मदद से बना है वो है मैराकेस एग्रीमेंट। उसके बाद कई सारे और भी सब्सिडरी एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज के बीच में रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ, जिनको कहा गया है सब्सिडरी एग्रीमेंट्स। एंड दीज सब्सिडरी एग्रीमेंट्स हैव बीन एनेक्स्ड विद द ओरिजिनल माराकेस एग्रीमेंट ऑफ 1994। और इस तरीके से जो ओरिजिनल माराकेस एग्रीमेंट है प्लस जो सब्सिडरी एग्रीमेंट्स है जिनको एनेक्स किया गया है, मतलब ऐड किया गया है मैराकेस एग्रीमेंट के साथ, तो कलेक्टिवली जो डॉक्यूमेंट बनी है उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। तो एक हुआ ओरिजिनल डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट जो मैराकेस एग्रीमेंट है, उसके साथ कई सारे एनेक्स्चर डाले गए हैं, एनेक्स्चर 1, 2, 3, 4। एनेक्स्चर 1 में बोला गया है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, एनेक्स्चर 2 इज अबाउट डिस्प्यूट सेटलमेंट, एनेक्स्चर 3 इज अबाउट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। टाइम टू टाइम अलग अलग देशों की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है एज पर एनेक्स्चर 3। एनेक्स्चर 2 में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे पैनल बनेगा, कैसे एपलेट बॉडी होगी, कैसे उसके 7 मेंबर्स होंगे, 4 साल का टर्म होगा, 3 मेंबर्स का कोरम होगा। एंड देन एनेक्स 4 इज अबाउट प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स। तो मल्टीलैटरल एंड प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स के बीच में अंतर क्या है थोड़ा समझते हैं।
मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं डब्ल्यूटीओ के, जिसको डब्ल्यूटीओ के सारे मेंबर्स मिल करके एग्री करते हैं और ये सारे मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल भी होता है। ऐसे एग्रीमेंट्स को कहा जाता है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। कंसेंसस से ये एग्रीमेंट्स तय होते हैं एंड देन इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। जबकि प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं डब्ल्यूटीओ के जो तय तो होते हैं कंसेंसस से कि एवरी कंट्री ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ मस्ट एग्री टू इट, लेकिन उसके बाद एप्लीकेबल सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज के लिए होते हैं जो उसका हिस्सा बनना चाहे। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है जिसमें 50 लोग मेंबर हैं। अब कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिसमें 50 के 50 एग्री कर रहे हैं और 50 के 50 उस एग्रीमेंट को फॉलो करने का कमिटमेंट भी कर रहे हैं, तो उस तरह के एग्रीमेंट को कहा जाएगा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। जबकि ऐसा कुछ एग्रीमेंट जिसमें 50 के 50 एग्री कर रहे हैं कि ठीक है ये एग्रीमेंट ओके है, बट देन ओनली दोज कंट्रीज हु आर विलिंग टू साइन इट फर्दर, उसमें से 50 में से 40 एग्री कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ इसको अप्लाई करेंगे। 50 ने कंसेंसस की मदद से उस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करवाया, लेकिन सिर्फ 40 ही उसको फॉलो करने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके के एग्रीमेंट को कहा जाता है प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को एनेक्चर 1 में रखा जाता है, प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स को एनेक्चर 4 में रखा जाता है। दोनों के फाइनलाइजेशन के लिए कंसेंसस जरूरी है, बट एनेक्चर 1 के जो एग्रीमेंट्स हैं वो सब पे एप्लीकेबल होते हैं। एनेक्चर 4 यानी कि प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स लिमिटेड कंट्रीज पे एप्लीकेबल होते हैं। एनेक्चर 1 के अंदर सब एग्रीमेंट्स हैं ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स, जिसको कहा गया है GATT, एनेक्चर 1A। ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये एक एनेक्चर 1 का सब डॉक्यूमेंट है, एनेक्चर 1B। एंड ट्रेड रूल्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स एग्रीमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ एनेक्चर 1C, जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है। अब जो करंट डिबेट है वो इस प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट को लेकर के, दुनिया के कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका वो डिमांड कर रहे हैं कि जब प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स के लिए कंसेंसस की रिक्वायरमेंट हटा दी जाए, कि जब तक सारे मेंबर कंट्रीज एग्री नहीं करेंगे तब तक प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स भी फाइनलाइज नहीं होगा, ये रिक्वायरमेंट हटा दी जाए। जब लिमिटेड देश जो इसके कमिटमेंट को फॉलो करने के लिए एग्री कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर जब ये एप्लीकेबल होने वाला है, तो लेट अस हैव अ कॉन्सेप्ट वेयर प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स कुड बी फाइनलाइज्ड विदाउट कंसेंसस। इससे फायदा ये होगा जो लोग इसके सपोर्ट में हैं कि प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स के फाइनलाइजेशन के लिए कंसेंसस की रिक्वायरमेंट हटा दी जाए। वो कह रहे हैं कि इससे द प्रॉब्लम ऑफ कंसेंसस पैरालिसिस विल बी अवॉइडेड। दुनिया के मान लीजिए कि 166 में से 100 देश मिल करके या 120 देश मिल करके कोई प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लेते हैं, फिर वो 120 देश उसको फॉलो करेंगे। तो इससे जो कंसेंसस के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, कोई महत्वपूर्ण फैसला हो ही नहीं पाता है, वो प्रॉब्लम हट जाएगा। तो प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स के लिए कंसेंसस की रिक्वायरमेंट हटा दी जाए, ये सपोर्ट कर रहा है अमेरिका जैसा देश। लेकिन भारत और तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स को अलाउ कर दिया गया विदाउट कंसेंसस, अभी भी प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं डब्ल्यूटीओ में, लेकिन उनके लिए कंसेंसस चाहिए। अगर उनको विदाउट कंसेंसस अलाउ कर दिया गया तो डब्ल्यूटीओ का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। फिर तो हर दुनिया के 10-20 देश मिलकर के अपने लिए नियम बनाएंगे और इस तरीके से मल्टीपल नियम हो जाएंगे, रूल्स हो जाएंगे ट्रेड रिलेटेड। डब्ल्यूटीओ का जो मकसद था यूनिफॉर्म ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट पर्पस विल बी डिफीटेड एंड दैट इज व्हाई प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स विदाउट कंसेंसस शुड नॉट बी अलाउड, ऐसा भारत का आर्गुमेंट है। उसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा, इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में IFD से रिलेटेड भी चर्चा होगी। IFD, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ये एक ट्रेड रिलेटेड प्रपोजल है जो चाइना ने दिया था, जिसमें चाइना कह रहा है कि एक देश से दूसरे देश में होने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नियमों को सिंप्लीफाई कर दिया जाए ताकि आराम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक देश से दूसरे देश में फ्लो कर पाए। भारत नहीं चाहता है कि ये एग्रीमेंट हो, क्योंकि उसके बाद चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ सकता है। इस कारण से भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन जो करेंटली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रहा है 14, वहां पे भारत और साउथ अफ्रीका के ऊपर दबाव बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस IFD। रीजन बीइंग 128 आउट ऑफ 166 WTO मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ IFD व्हिच वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय चाइना। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज मैंने मेंस क्वेश्चन WTO के ऊपर दिया है, ज्यादा हिंट्स नहीं दिया है, एकदम शॉर्ट में हिंट्स दिया है क्योंकि मैंने बहुत कुछ बताया WTO से रिलेटेड। इतना कंटेंट है काफी कि आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। आज इसको अटेम्प्ट करके देखिए आप खुद से लिख पा रहे हैं या नहीं, क्या आपको अभी भी पूरे हिंट्स की जरूरत है। अगर ये अच्छा रहेगा तो इसी तरीके का हिंट्स शॉर्ट में हिंट्स में आगे दिया करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट
फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में डाटा लिया जाता है फ्रॉम ड्रैगन फ्लाई टेररिज्म ट्रैकर डेटाबेस। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इट इज हेडक्वार्टर इन सिडनी। ये ड्रैगन फ्लाई टेररिज्म ट्रैकर डाटाबेस के बेसिस पे टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश करता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों में जो टेररिज्म का इम्पैक्ट रहा है उसके बेसिस पे उनको स्कोर और रैंक दिया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि कितने टेररिस्ट अटैक हुए एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर एक साल में, कितनी उसमें फैटेलिटीज हुई एक साल में, ये सब के बेसिस पे इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म देखा जाता है अलग अलग देशों के ऊपर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान पहले नंबर पे आया, यानी कि पाकिस्तान टेररिज्म से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हो रहा है। तो जिस देश ने टेररिज्म को अपने यहाँ पे ब्रीड किया काफी लंबे समय तक भारत को परेशान करने के लिए, अब वो अपने ही टेररिज्म के जाल में फंस रहा है और उसमें बहुत सारे उसको चैलेंजेस और अटैक्स और फैटेलिटीज देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड नंबर 1। भारत का रैंक 13 दिया गया है विद स्कोर ऑफ 6.428। इस्लामिक स्टेट हैज बीन कंसिडर्ड और डिक्लेयर्ड द डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और दुनिया भर में जो 70% टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स होते हैं, दे हैपन जस्ट इन 5 कंट्रीज, पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी कि पाकिस्तान के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज हैं, खासकर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, दे आर सफरिंग वर्स्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्वीप प्रोग्राम एंड मैस्कॉट कामरूपिया। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, स्वीप स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इट इज वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें वोटर्स को अवेयर करने की कोशिश की जाती है ताकि ज्यादा ज्यादा वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और वोटर टर्नआउट बढ़े। इसमें कैंपेन्स चलाए जाते हैं टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के थ्रू। ये जो स्वीप प्रोग्राम है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था साल 2009 में। इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मास्कट्स भी बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट अवेयरनेस एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स का इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो यंग वोटर्स उनके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मास्कट्स भी बनाए जाते हैं ताकि वोटर टर्नआउट बढ़े। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत कामरूप डिस्ट्रिक्ट का मास्कट रिलीज किया गया है, जिसका नाम है कामरूपिया, अंडर स्वीप प्रोग्राम। तो कामरूपिया जो मास्कट है कामरूप डिस्ट्रिक्ट का, उसका अगर फीचर आप देखो तो ब्लू कार्टून कैरेक्टर है। इट सिंबलाइजेस ब्रह्मपुत्रा रिवर इमर्जिंग फ्रॉम वाटर। इट इज सीन इन ट्रेडिशनल असमीज अटायर। और उसके नॉर्थ और साउथ बैंक में जो जो रीजन्स हैं उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जो एरिया जो है नॉर्थ और साउथ बैंक में है कामरूप ब्रह्मपुत्रा नदी के जो कामरूप कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, उनको यहाँ इंडिकेट किया गया। तो कैरी साइन बोर्ड रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ एंड साउथ बैंक एरियाज ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट। तो ये है कामरूपिया मास्कॉट। इसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इमिशन इंटेंसिटी से रिलेटेड सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि इमिशन इंटेंसिटी इज इमिशन पर यूनिट जीडीपी। तो ओवरऑल इमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी। इमिशन इंटेंसिटी घट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल इमिशंस घट ही रहा है। अच्छा, इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होते हैं दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स वो होते हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको कभी कभार इनफॉर्मल वर्कर कहा जा सकता है। इस कारण से दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, बट इनफॉर्मल वर्कर्स कैन ऑल्सो वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ रिवर्स कर दिया गया। इनफॉर्मल सेक्टर इज डिफाइंड एज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज रॉन्ग, whereas unorganized sector is defined on the basis of nature of enterprises, this is also wrong. Informal sector is on the basis of nature of enterprise and unorganized sector is on the basis of nature of employment. तो पहला स्टेटमेंट रिवर्स किया हुआ है। Viability gap funding से related correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.